सो हेलो एवरीवन। तो आज यार मोल कंसेप्ट का हम लेक्चर नंबर 7 लेने जा रहे हैं, जिसमें आज हम मोलैरिटी और मोलैलिटी को डीप में डिस्कस करेंगे। हर एक एंगल से मोलैरिटी और मोलैलिटी को देख लेंगे, सो दैट उसके बाद आपके जेई मेंस के हो, चाहे जेई एडवांस के हो, चाहे नीट के क्वेश्चन हो, वो आपसे सबसे टैकल हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 7 मोल कंसेप्ट का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी को। देखते हैं, ठीक है। ये आपका है लेक्चर नंबर 7 मोल कंसेप्ट का। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है आप जिस टाइम भी वीडियो देख रहे हो अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 7 मोल कंसेप्ट का, ठीक है। तो बात करनी है हमें आज दो टर्म्स के बारे में ही, एक मोलैरिटी है और एक मोलैलिटी है। सबसे पहले देखते हैं मोलैरिटी को। सबसे पहले बात करते हैं मोलैरिटी को। हम लेक्चर नंबर 6 से ही देख रहे हैं। हम लेक्चर नंबर 6 से ही हमने बात कर ली थी कि हम कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे अलग अलग वे में। तो कंसंट्रेशन क्या होता था कि कितना क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट आपका प्रेजेंट है गिवन सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। ये हम पिछले लेक्चर में ही देख चुके थे, राइट। आज हम मोलैरिटी भी एक आपकी कंसंट्रेशन की टर्म है, उसी को आज हम देखेंगे कि मोलैरिटी क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक कैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का एक क्या तरीका है। इसी की तरह हम मोलैलिटी को भी देखेंगे कि मोलैलिटी के फॉर्म में हम कैसे किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज इन दोनों के बारे में देखना है हमें। आज सिर्फ और सिर्फ बात मोलैरिटी और मोलैलिटी पे होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात करें मोलैरिटी। अच्छा, सबसे पहली बात मोलैरिटी को डोनेट करते हैं कैपिटल एम से। किससे? कैपिटल एम से, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी आपका बराबर होता है, अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो मोलैरिटी आपका बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी आपका बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है आपका मोलैरिटी। जब वॉल्यूम आपका मान लो लीटर में दिया हुआ है, ये होता है आपका मोलैरिटी, ठीक है। चलो बॉक्स बनाने को रहने देते हैं अभी, क्योंकि और कुछ चीजें लिखनी है हमें। अच्छा, तो मोलैरिटी आपका क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ए मोलैरिटी। बात क्लियर है? अच्छा, तो मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड। अच्छा, तो इधर से आप मोलैरिटी की आप यूनिट बता सकते हो कि यूनिट क्या होगी। देखो, मोल्स की यूनिट क्या होती है? मोल। मोल्स की यूनिट होती है मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट क्या? लीटर में आपने लिया हुआ है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोलैरिटी की क्या आपके क्लियरली देख रहे हो कि मोलैरिटी की आपकी जो यूनिट है वो मोल्स पर लीटर इनवर्स हो जाएगी, है ना। ये सिंपल सी एक बात है। अगर आपसे पूछे कि मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, तो मोल्स पर लीटर आपकी मोलैरिटी की यूनिट हो जाती है। अच्छा, अब दूसरी बात, आप चाहो, आपको मोल्स निकालने आते हैं, आप इस फॉर्मूले को चाहो तो और एक्सपेंड करके लिख सकते हो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह आप क्या लिख सकते हो? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हो ना यार। तो ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये आपको लीटर में दिया था, अगर आपको मान लो मिलीलीटर में दिया हो तो बस आप क्या करोगे? इस फॉर्मूले में बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलीलीटर में दिया है तो बस आप क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस फॉर्मूले में, है ना, कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है। और आगे बात करें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप क्या लिख सकते हो? मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अरे मोल्स को ऐसे लिखते हैं ना यार। मोल क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास या मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे आपने मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐसे एक्सपेंड करके लिख दिया, और नीचे वॉल्यूम तो था ही, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, अगर आपका वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है तो,
ठीक है, तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो मोलैरिटी को, ऐसे 3 फॉर्मूलेस में डिफाइन कर सकते हो आप। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर आपका लीटर में वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर मिलीलीटर में दिया तो बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे फॉर्मूले में। और मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप कैसे लिख सकते हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट को अगर मोल्स लिखना हो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह आप लिख सकते हो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। इससे आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट ही मिल जाएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000 कर दे जब आपका वॉल्यूम हमने मिलीलीटर में जब माना, राइट। तो ऐसे यार आप मोलैरिटी को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब देखो मोलैरिटी क्या थी, एक कंसंट्रेशन टर्म थी, और कंसंट्रेशन क्या होता था कि कितना क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन सॉल्वेंट गिवन सॉल्यूशन में, वो आपकी कंसंट्रेशन होती है। तो क्या आपको क्लियरली दिख रहा है कि मोलैरिटी एक तरह से यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है गिवन सॉल्यूशन में, गिवन सॉल्यूशन में। इसलिए मोलैरिटी आपकी एक कंसंट्रेशन टर्म है, राइट, इसीलिए मोलैरिटी आपकी एक कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, तो अच्छा एक बात और, आपको मोलैरिटी समझ आ गया कि मोलैरिटी को ठीक है ऐसे लिखते हैं, जैसे आपको दिया हो कि 5 मोल ऑफ HCl, जैसे एक आपको क्वेश्चन दिया हो, लेट्स से क्वेश्चन है, ठीक है, छोटू सा एक क्वेश्चन क्या है, इधर ही लिख रहा हूं, छोटा सा ही है, 5 मोल ऑफ HCl, 5 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपको मोलैरिटी पूछ रहे हैं कि बताओ इसकी मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी आपको बतानी है कि इसकी मोलैरिटी होगी क्या। 5 मोल ऑफ HCl आपका कह रहा है कि प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, आपको इसकी मोलैरिटी बतानी है। तो मोलैरिटी आप इजीली बता सकते हो, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने लिख दिया ऊपर, ठीक है, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख दिया, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको 1 लीटर दिया है तो 1 लीटर आपने लिख दिया। ठीक है, 1 लीटर लिख दिया तो आपका आ गया 5। ठीक है, तो आपकी मोलैरिटी कितनी आई, आपकी मोलैरिटी आ गई 5 मोलर, 5 कैपिटल M। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं 5 मोलर, इसको रीड कैसे करते हैं, 5 मोलर, 5M का मतलब 5 मोलर की बात हो रही है, राइट। 5M को कैसे रीड करते हैं, हम बोल देते हैं कि 5 मोलर का आपका सोल्यूशन है, इसको हम ऐसे रीड करते हैं, राइट। तो ये आप मोलैरिटी निकाल दोगे, आपको मोल्स दिया था, आपको वॉल्यूम दिया था, तो ऐसे आपकी मोलैरिटी निकल जाती है। अब जस्ट मैंने बस एक ओवरव्यू दिया है आपको कि आप ऐसे निकाल सकते हो। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे कि आपके नीट में या जेई में कैसे आए हुए हैं, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी तो हम बेसिक सा देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं ना जस्ट अभी हम। अच्छा, तो ये आपका मोलैरिटी आप ऐसे निकाल सकते हो। एक बात और, आप देख रहे हो कि मोलैरिटी के फॉर्मूले में, एक मोलैरिटी के फॉर्मूले में ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा, एक मोल्स दिया हुआ है फॉर्मूले में, एक तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने लिखा हुआ है और एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इधर से क्या आप ये सोच पा रहे हो कि क्या मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि नहीं? सोचो जरा एक बार, वीडियो को पॉज करो और सोचो, क्या मोलैरिटी आपको लग रहा है कि टेम्परेचर पे डिपेंड होती है या नहीं? सोच के देखना एक बार, मैं बता रहा हूं, एक बार आप सोचना, ठीक है। अगर अब मैं बोलने जा रहा हूं, देखना जो मैंने सोचा, जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही क्या आपने सोचा था, और सोचा था तो अच्छी बात है, नहीं सोच पाए थे तो कोई बात नहीं, आगे जैसे जैसे हम जाएंगे अपना माइंड का लेवल इंक्रीज होगा और हम सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है। दोनों केस में ही कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मोलैरिटी आपका होता था मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक बात है। तो आपको पता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर आप जब इंक्रीज करते हो तो आपका वॉल्यूम में चेंज आता है कि नहीं आता है? बोलो भाई। अरे आपके पास एक पतीला है, पतीले में पानी डाला हुआ है, उसको आपने गैस पे रख दिया, ठीक है। पतीला है, पतीले में पानी डाला हुआ है, उसको आपने गैस पे रख दिया। अब जब उसको आप जलाओ, आप गैस में रख दिया, गैस आपने जब ऑन की, गैस जलाई, आपने जब हीट करने लग गया, आपने टेम्परेचर पानी का इंक्रीज होने लग, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लग गया क्योंकि आपने नीचे से हीट दी है, तो पानी आपका उबलना शुरू होता है ना, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम आपका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम आपका चेंज होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपका वॉल्यूम, आपका सॉल्यूशन का चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज होगा। तो मतलब जो आपका जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मोलैरिटी आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है क्योंकि मोलैरिटी बराबर होता है
मोलैलिटी आपका बराबर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। और आपको पता है कि जब आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो आपका वॉल्यूम चेंज होगा, तो वॉल्यूम अगर चेंज हो जाएगा तो मोलैलिटी आपकी चेंज हो जाएगी। बात क्लियर है? तो आपकी मोलैलिटी जो है डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। एक पॉइंट छोटा सा ये भी हमने क्लियर कर लिया, ठीक बात है। अच्छा, तो ये आपकी मोलैलिटी होती है। तो आगे देखते हैं और हम क्या क्या बात कर सकते हैं मोलैलिटी पे, ठीक है। ये आपका बेसिक एक फॉर्मूला था मोलैलिटी का। आगे हम इस पे और बात करेंगे, अभी तो काफ़ी बातें करनी है, इस पे इरेज कर दिया जाए, ठीक है। अभी हमने मोलैलिटी का बेसिक सा फॉर्मूला देख लिया है। ये देख लिया कि मोलैलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और मोलैलिटी को कैपिटल M से डोनेट करते हैं, ये हमने देख लिया है, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। देखो अगर कहीं लिखा हो जैसे मान लो लिखा है कहीं 10 मोलर सॉल्यूशन, 10 मोलर सॉल्यूशन अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? इससे आप क्या इंटरप्रेट करोगे? जैसे हम बोलते थे 10%, जैसे मैंने आपको सिखाया था ना कि 10% वेट बाय वेट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब इतना होता है कि 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, बोलो भाई 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट आपका प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में आपको इंटरप्रेट करना मैंने सिखाया था, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो, कुछ लोग ये भी बोल रहे होंगे कि आप ये भी बोल सकते हो कि 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ये चीज हम देख चुके थे कि ये इस चीज से ये आप इंटरप्रेट कर पा रहे थे। अगर कहीं ये लिखा है तो उससे आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इसी की ये चीज आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। ये हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो इसी तरह जो आपका 10 मोलर सोल्यूशन अगर कहीं लिखा हो, 10 मोलर सोल्यूशन क्या आपको सिंपलीफाइज कर रहा है, क्या इंटरप्रेट करके क्या दे रहा है आपको, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 10 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 10 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 10 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है? आपको इसलिए अब समझ आ रही होंगी चीजें कि ये क्या इंटरप्रेट कर रहा है कि 10 मोलर सोल्यूशन मतलब मोलैलिटी होता था मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो 10 मोलर सोल्यूशन आपका क्या बता रहा है? 10 मोलर सोल्यूशन से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? इससे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 10 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। बात क्लियर है? तो ऐसे आपको अगर कुछ दिया हो कभी किसी क्वेश्चन में 10 मोलर, तो आपको इंटरप्रेट करना चाहिए कि इसका मतलब यही बोलना चाहते हैं कि 10 मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं, अब कुछ केसेस देखते हैं, कुछ केसेस देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखो पहले ही हम बात करते हैं केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 की बात करते हैं, इसको अब थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब मोलैलिटी देखते हैं हम कि अलग अलग केसेस में हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं 3 केस देखेंगे हम, ठीक है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 ड्यूरिंग डाइल्यूशन। बात करते हैं पहले ड्यूरिंग डाइल्यूशन, ठीक है। ड्यूरिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या होता है पहली बार, ठीक है। ड्यूरिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या होता है? जैसे डाइल्यूशन का अगर सिंपल मतलब बताऊं तो डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग ए सॉल्वेंट, एडिंग ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की मात्रा को, सॉल्वेंट को और ऐड करते जाना सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं आपका डाइल्यूशन। जैसे आपके पास कोई सॉल्यूशन है, जैसे हमने पिछली क्लास में नींबू पानी बनाया था, तो आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने एक नींबू डाल के नींबू पानी बनाया था, राइट। अब आपका नींबू पानी बन गया था, इसका कुछ अच्छा टेस्ट आ रहा था, लेकिन अब इसमें मैं अगर सॉल्वेंट की मात्रा इंक्रीज करते जाऊं, मतलब पानी और डाल दूं, इसमें पहले 1 गिलास पानी था, इसमें मैंने आधा गिलास पानी और डाल दिया, तो अब आपका नींबू का टेस्ट अब कम आने लग जाएगा, नींबू का टेस्ट कम आने लग जाएगा। हमने पहले ही बात कर चुकी है। मतलब जब हम सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज करेंगे तब आपकी कंसंट्रेशन कम होगी, तब आपकी कंसंट्रेशन कम हो रही होगी, ठीक है। तो उस प्रोसेस को ही बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग ए सॉल्वेंट एज ए रिजल्ट ऑफ विच द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज इज द नोन एज ए प्रोसेस ऑफ ए डाइल्यूशन।
राइट, ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं हो गई, ठीक है, कि बस डाइल्यूशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सोलवेंट, जिसके थ्रू हम एक सोलवेंट को ऐड करते हैं किसी सोल्यूशन में, जिसके कारण आपका जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनता है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, आपको पता लग गया, ठीक है। अच्छा, तो डाइल्यूशन आपको समझ आ गया कि डाइल्यूशन ये होता है। अब एक कंसेप्ट समझो कि डाइल्यूशन में एक्चुअल में होता क्या है। देखो, आपने पानी बाहर से डाला, पहले आपके पास 1 गिलास पानी था, अब आपने उसमें पानी बाहर से और डाला, लेकिन जो आपका सैल्यूट था, सॉल्यूट आपका लेमन था, नींबू आपका सॉल्यूट था, तो सॉल्यूट को क्या आपने कुछ चेंज किया? पहले भी एक नींबू था, पानी डालने के बाद भी उसमें एक नींबू ही है, तो आपने सॉल्यूट को चेंज नहीं किया, राइट। सॉल्यूट की मात्रा को तो कोई चेंज नहीं किया, बस आपने पानी को ऐड किया। एक नींबू पहले भी था, एक नींबू ही बाद में है। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ड्यूरिंग ए डाइल्यूशन प्रोसेस, जब डाइल्यूशन हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन को जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं, तब आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होते? क्या है, आप बोल सकते हो? ठीक है, सिंपल सी बात है कि ड्यूरिंग ए डाइल्यूशन आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होते। ठीक बात है, क्योंकि आपने सॉल्यूट के मोल जितने थे उतने ही बाद में भी हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि डाइल्यूशन के केस में क्या हो रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके कांस्टेंट रह रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके कांस्टेंट रह रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, जितने पहले थे उतने ही बाद में रह रहे हैं। ठीक है, तो डाइल्यूशन में ये चीज होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब तो बस देखो, आपको पता है मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका मोलैरिटी होता है। तो इधर से अगर आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने स्मॉल m से डोनेट किया, अब आपको पता ही है सब, मोल्स को हम n से डोनेट करते हैं, वॉल्यूम को v से, मोलैरिटी को m से। ठीक है, तो इधर से अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालूं तो बराबर होगा क्या, m इंटू वी के। बोलो भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका बराबर होगा mv के, इधर से निकाल लें। मोलैरिटी आपका बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के, तो इधर से आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर आ जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम के। ठीक है, अब आपको पता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाइल्यूशन के केस में कांस्टेंट रहते हैं, मतलब डाइल्यूशन के केस में m और v का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। सिंपल सी बात यही है, यही है ना, नंबर ऑफ मोल्स आपका है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आपके कांस्टेंट होते हैं ड्यूरिंग ए डाइल्यूशन प्रोसेस, ड्यूरिंग ए डाइल्यूशन प्रोसेस। तो ये आपका आ गया। तो इधर से आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा कि मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है डाइल्यूशन में। तो आप इधर से फॉर्मूला डाइव कर सकते हो कि m1v1 बराबर होता है m2v2 की, m1v1 बराबर होता है m2v2 के। ये आपका फॉर्मूला है ड्यूरिंग ए डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन हो रही हो तो आपका ये आपका एक रिलेशन है जिसको आप यूज करके आफ्टर ए डाइल्यूशन आपकी उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो गई उसको आप इस फॉर्मूले से बता सकते हो, क्योंकि डाइल्यूशन में आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होते। जैसे कि एक क्वेश्चन देखूं, अगर क्वेश्चन देखते हैं, आई होप ये आपका फॉर्मूला लिख लो अपने नोटबुक में। ठीक है, m1v1 बराबर है m2v2 के, क्योंकि आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहते हैं ड्यूरिंग ए डाइल्यूशन। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, देखते हैं, उसके बाद केस नंबर 2 करते हैं। ठीक है, नोट्स में लिख लेना, चेप लेना। अच्छा, जैसे आपको बोला हो क्वेश्चन है आपका 100 ml सॉल्यूशन ऑफ 100 ml, ऐसे लिखते हैं 1 मोलर solution is having volume 100 ml. During the process of dilution, the volume of solution become 150 या लेट्स से 200 ml।
what will be the molarity of the resulting solution आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी लगा दो भाई, करो सोल्व। देखो आपको पता है डाइल्यूशन का काम हो रहा है इधर, ठीक है। पहले 1 मोलर आपके पास सॉल्यूशन था जिसका वॉल्यूम था 100 ml। अब जब हमने डाइल्यूशन की, मतलब हमने सॉल्वेंट को ऐड करना शुरू किया, ऊपर से बीकर में सॉल्वेंट को ऐड करना जब हमने शुरू किया, तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 200 ml हो गया। तो इससे आपको क्लियरली पता लग रहा है कि पहले 100 ml था, बाद में 200 ml हो गया, मतलब आपने 100 ml सॉल्वेंट को ऐड किया। ये आपको पता ही लग रहा है, राइट। अच्छा, तो ये आपको पता लग रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो आपको पता है डाइल्यूशन के केस में M1V1 बराबर होता है M2V2 के, ये आपको पता है। जिसमें M1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ द इनिशियल सॉल्यूशन, V1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए इनिशियल सॉल्यूशन, M2 क्या है, मोलैरिटी ऑफ ए फाइनल सॉल्यूशन, V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए फाइनल सॉल्यूशन, कि फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, राइट। तो M1 आपको पता है कि पहले आपकी इनिशियल मोलैरिटी क्या थी, 1 मोलर, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम आपका कितना था, 100 ml। आपको M2 निकालना है, रिजल्टिंग मोलैरिटी निकालनी है, फाइनल मोलैरिटी निकालनी है। V2 आपका कितना है, फाइनल वॉल्यूम आपका कितना है, पहले 100 था अब 200 हो गया, तो 200 आपका फाइनल वॉल्यूम है। फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका 200 है। तो बस इसको जब सोल्व करोगे तो इधर से आपका इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, तो फाइनली आपका M2 की वैल्यू 0.5 मोल आ जाएगी। 0.5 मोलर आपकी M2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी रिजल्टिंग मोलैरिटी है आफ्टर ए डाइल्यूशन। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि पहले आपकी मोलैरिटी 1 मोलर थी, जब आपने डाइल्यूशन की तो आपकी मोलैरिटी 0.5 हो गई, मतलब आपकी कंसंट्रेशन कम हो गई। तो ये हमने देखा था कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंसंट्रेशन आपकी कम होती है, राइट, ठीक है। तो ये ऐसे आपका डाइल्यूशन वाला केस था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट केसेस में, सिंपल सा था, कोई ज्यादा खास बात भी नहीं थी, ठीक है। केस नंबर 2 देखते हैं हम अपना, कि और कैसे कैसे क्या हम बातें कर सकते हैं मोलैरिटी के रिलेटेड। अब बात करते हैं मिक्सिंग की बात करेंगे। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक सोल्यूशन है, मेरे पास दूसरा सोल्यूशन है, इन 2 सोल्यूशन को मैंने आपस में मिक्स कर दिया। क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, ए मेरे पास एक सोल्यूशन है, ए मेरे पास दूसरा सोल्यूशन है, ठीक है। इन 2 सोल्यूशन को मैंने आपस में मिक्स करके, है ना, इन दोनों को आपस में मैंने मिक्स कर दिया और एक फाइनल सोल्यूशन आपका बना दिया है। इसकी मोलैरिटी कुछ मान लो M1 थी, इसका वॉल्यूम मान लो V1 था, इसकी मोलैरिटी M2 थी, इसका वॉल्यूम V2 था, और जो फाइनल सोल्यूशन बना इसकी मोलैरिटी मान लो M3 है और फाइनल वॉल्यूम आपका V3 है। प्रोसेस समझ रहे हो, पहले मैं क्या बता रहा हूं कि मेरे पास 2 केस समझ रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास 2 सॉल्यूशन थे। एक सॉल्यूशन O था जिसकी मोलैरिटी M1 दी है, वॉल्यूम V1 दिया है, दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M2 दी है, वॉल्यूम V2 दिया है। इन दोनों को मैंने आपस में मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद आपका एक सॉल्यूशन मैंने बना दिया जिसको मैंने फाइनल सॉल्यूशन बोला, और उसकी मोलैरिटी M3 है और वॉल्यूम उसका V3 है। तो अब आप इसी की बात करें कि जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी क्या होगी। इन दोनों सॉल्यूशन की आपको मोलैरिटी पता है, जिन दोनों को आपने मिक्स किया था उन दोनों की आपको मोलैरिटी पता है। अब आपसे पूछे जब इन दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया तो जो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी क्या होगी, आपको यह बतानी है। केस समझ रहे हो, ठीक है। तो केस है आपका केस नंबर 2, व्हेन मिक्सिंग। सबसे पहले बात करते हैं व्हेन मिक्सिंग, उसका केस नंबर 3 में और भी एक बात करेंगे। मिक्सिंग की ही 2 केस हैं। व्हेन मिक्सिंग नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस। जब हम नॉन रिएक्टिव चीजों को मिक्स करें, नॉन रिएक्टिव के मतलब क्या कि ए सॉल्यूशन और ए सॉल्यूशन जब हम इनको मिक्स करें तो आपस में रिएक्ट ना करते हो, ऐसे सॉल्यूशन हो जो कि आपस में रिएक्शन ना करें, उन सॉल्यूशन के पहले हम केस ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट केस हम लेंगे जिसमें इन दो एक सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन की इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन हो जा रही है, उसमें भी देखेंगे फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपका क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अभी जब नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या कि देखो जैसे आपका एसिड हो,
जब एसिड को एसिड के साथ ही मिला देंगे, जब एसिड को एसिड में ही मिक्स कर देंगे तो कोई रिएक्शन तो नहीं होगी ना। एसिड को हमने एसिड में मिक्स कर दिया तो नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, कि मतलब इधर भी एक एसिड है, इधर भी एक एसिड है, तो आपस में एसिड एसिड ही है, तो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह आपका बेस और बेस हो, बेस और बेस हो, तो बेस और बेस होंगे तब भी वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, तब भी आपस में वो रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एसिड और बेस हो तब रिएक्शन हो जाएगी भाई। एसिड और बेस हो तब आपकी रिएक्शन होगी। इन दोनों केस में आपके दोनों नॉन रिएक्टिव हैं, इस केस में आपका रिएक्टिव है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इन दोनों केस की बात कर रहे हैं कि नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस को अगर हम मिक्स कर दें, कि एसिड को एसिड के साथ मिक्स कर दें या बेसिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दें, उस केस में हम मोलैरिटी कैसे निकाल सकते हैं। और केस नंबर 3 देखेंगे कि उस केस में हम मोलैरिटी कैसे निकाल सकते हैं जब हमने मिक्स किया है रिएक्टिव सब्सटेंस को। जैसे एसिड को बेस से मिक्स करते हैं तो रिएक्ट कर जाते हैं आपस में और एक रिएक्शन हो जाती है। तो उस केस में उस लास्ट केस देखेंगे, केस नंबर 3, उसमें हम वो करेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं रिएक्टिव की, नॉन रिएक्टिव की। ठीक है, जब एसिड एसिड से मिल रहा हो या बेस बेस से मिल रहा हो। देखो इसमें आपको क्या करना है, जब आपने एसिड से एसिड को मिलाया या बेस से बेस को मिलाया तो उस केस में आपका पहली बात, तो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहूं तो पहली बात तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हो कि M3V3 बराबर है M1V1 प्लस M2V2 के। ये आपका होता है फॉर्मूला, जिधर से आपका इधर से M3 आता है आपका। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं फिर कंसेप्ट आपको बताता हूं। M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V3 और V3 आपका होता है, V3 आपका बराबर होता है V1 प्लस V2 के ही। V3 आपका बराबर होता है V1 प्लस V2 के ही। तो V3 की आप V3 नीचे लेके आए, V3 की जगह आप V1 प्लस V2 ही लिख सकते हो। तो ये आपका फॉर्मूला है कि मोलैरिटी क्या होगी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की। मोलैरिटी क्या होगी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जब आपने दो नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया। तो दो नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन का आपको मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम पता है, M1V1 की वैल्यू भी पता है आपको, M2V2 की वैल्यू भी पता है। तो बस आपसे M3 पूछा था कि उसकी जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी क्या होगी, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लोगे। ठीक है, पहली बात तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो आप ऐसे कर लोगे कि मिक्स किया तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी ये होगी। ये फॉर्मूला आया कैसे, कंसेप्ट क्या है इस फॉर्मूले के पीछे, इसको अगर हम समझना चाहें तो जब आपने क्या किया, जैसे आपके पास लेट से मान लो इधर आपका NaOH था, इधर आपका NaOH था, बेस था एक, इधर भी फिर आपका मान लो NaOH ही है। ठीक है, आपके पास बेस है, दोनों बेस को एक बेसिक सॉल्यूशन ए है, एक बेसिक सॉल्यूशन ए है। इसकी मोलैरिटी कुछ और रही होगी, इसकी M1 की वैल्यू कुछ और रही होगी, इसकी M2 की वैल्यू कुछ और रही होगी। दो डिफरेंट मोलैरिटी के आपने सॉल्यूशन ले लिए, जो दोनों ही NaOH के ही सॉल्यूशन है। एक की मोलैरिटी मान लो 1 मोलर है, एक की मान लो 2 मोलर, जो भी आप मान लो। ठीक है, तो दो हमने सॉल्यूशन ले लिए, इनको हमने मिक्स करके तीसरा सॉल्यूशन बनाया। अब आपको क्या ये समझ आ रहा है कि जो आपके जब NaOH का सॉल्यूशन था, तो जब आपका जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना, जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, जैसे मान लो इधर आपका 1 मोल ऑफ NaOH था, इधर आपका 1 मोल ऑफ NaOH था और इधर मान लो आपका 2 मोल ऑफ NaOH था। इस सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ NaOH था, इस सॉल्यूशन में मान लो 2 मोल ऑफ NaOH था। तो जब आपने इन दोनों को मिक्स किया और फाइनल सॉल्यूशन बनाया, तो उस फाइनल सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे NaOH के, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे NaOH के? 3 मोल्स होंगे ना यार, इसका 1 मोल, उसके 2 मोल। तो सिंपल सी बात ये है, जो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन होता है, पहली उसकी आपको एक चीज ये पता लग गई कि जब दो नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन आपस में मिक्स होते हैं, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होता है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, वो सम होता है जो आपके नंबर ऑफ मोल्स थे सॉल्यूशन 1 में और सॉल्यूशन 2 में। इनके नंबर ऑफ मोल्स का सम कर दोगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, इसके मोल्स प्लस इसके मोल, और इसके मोल होंगे, मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 3 मोल होंगे। पहली बात आपको ये समझ आ गया। ठीक है, कि अगर इसमें NaOH का 1 मोल है, उसमें 2 मोल है, जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो फाइनल सॉल्यूशन में NaOH के कितने मोल होंगे, 3 मोल। ठीक है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने निकाले 3 मोल। वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम समझो,
इसका वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम V2 था। तो वॉल्यूम वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया कि V3 जो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा, है ना। इसका वॉल्यूम, इसका ये 100 ml था, ये 100 ml था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 200 ml, तो जो आपका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो 200 ml का बन जाएगा। तो 200 ml का फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा, तो V3 होगा आपका V1 प्लस V2। तो क्लियरली अब आपको अगर M3 लिखना है, M3 आपको लिखना है, M3 है आपकी मोलैरिटी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की। तो मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन आपका बराबर है मोल्स ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, है ना, मोल्स ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो कि आपने अभी निकाला 3 आपके अकॉर्डिंग, और डिवाइड बाय वॉल्यूम जो कि है V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। अब जो 3 है, ये 3 आपका आया कैसे, ये आपका आया था 1 प्लस 2 से। 1 पहले सॉल्यूशन में 1 मोल थे, दूसरे में वो थे, है ना, दूसरे में 2 थे। तो अब 1 कैसे लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो आप M1 V1 से, और 2 आपका आया है कैसे, M2 V2 से, डिवाइड बाय V1 प्लस V2। अरे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मोलैरिटी आपका बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो अगर आप M1 लिखना चाहो तो M1 बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1। तो इधर से आपका N1 क्या आ जाएगा, N1 आ जाएगा M1 V1 के। तो आप नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे लिख सकते हो ना कि नंबर ऑफ मोल्स आपका N1 जो है वो बराबर होता है M1 V1 के, ये आप लिख सकते हो। तो इसीलिए बस मैंने इसकी जगह पे आप नंबर ऑफ मोल्स को M1 V1 लिख सकते हो, मोल्स को आप M1 और V1 के प्रोडक्ट से लिख सकते हो। तो बस M1 V1 लिखा प्लस M2 V2 लिखा डिवाइड बाय V1 प्लस V2 लिखा। तो ऐसे ही आपका फॉर्मूला डिराइव हुआ था, है ना, कि फाइनल्स जो आपका दो फाइनल कंसेप्ट यही है कि जब दो नॉन रिएक्टिव सोल्यूशन आपस में मिक्स करते हैं तो आपका जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, जो आपके दो सोल्यूशन थे उनके इंडिविजुअल मोल्स का आप जब सम कर दोगे तो जब उनका जो सम आता है उतने नंबर ऑफ मोल्स ही आपके फाइनल सॉल्यूशन में होते हैं। पहला कंसेप्ट इसका ये था। दूसरा कंसेप्ट था जो फाइनल वॉल्यूम है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वो सम होगा, जो आपके दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उनका जब हम सम कर देंगे तो आपका वॉल्यूम का सम वो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। तो आपने लिख दिया V3 बराबर है V1 प्लस V2। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए फाइनल सॉल्यूशन में, M1 V1 प्लस M2 V, पहले सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स प्लस दूसरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। यही आपका मोलैरिटी होता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन में आपके मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, वो बराबर है पहले आपके सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट थे, दूसरे सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट थे, वो आपने लिख दिया मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका V1 प्लस V2। तो ऐसे आपका एक फॉर्मूला आया था कि जब आपने मिक्सिंग कर दोगे तो आपका फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, राइट। जैसे इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, इस पे एक क्वेश्चन हो जाए धमाकेदार। देखो M3 बराबर है आपका M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नहीं, और मैंने आपको कंसेप्चुअली भी बता दिया कि आपका फॉर्मूला आया कहां से है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हो कि क्वेश्चन है आपका 0.1 मोलर 0.1 मोलर 100 ml solution of NaOH is mixed with 0.2 molar solution of 0.2 molar solution 0.2 molar 100 ml solution of NaOH. What is the molarity of a resulting solution? What is the molarity of a resulting solution? ये आपसे पूछा हुआ है, बताओ भाई क्या होगा। What is a molarity of a resulting solution आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। आपको क्या बोला है कि 0.1 मोलर 100 ml सोल्यूशन NaOH का आपका मिक्स किया गया 0.2 मोलर 100 ml सोल्यूशन ऑफ NaOH के साथ। तो आपको मोलैरिटी बतानी है, जब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो आपके फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी आपको ये बतानी है। तो आपको एक क्लियरली देख रहा है कि NaOH का पहला सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन भी NaOH का ही है, मतलब दोनों ही बेस हैं। मतलब नॉन रिएक्टिव के केस की बात हो रही है कि नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स किया है। नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया हो तो आपको फॉर्मूला भी जस्ट हमने बताया है कि M3 बराबर होता है M1 प्लस V1
प्लस M2 इंटू V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 कि M3 बराबर होता है मोलैरिटी ऑफ ए रिजल्टिंग सोल्यूशन बराबर होता है M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ये आपका मोलैरिटी होता है आफ्टर मिक्सिंग ए टू नॉन रिएक्टिव सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका होता है। तो बस आपको देखो M1 की वैल्यू दी हुई है, आपको V1 की वैल्यू दी हुई है, आपको M2 की वैल्यू दी हुई है, आपको V2 की वैल्यू दी हुई है। तो क्या आप M3 की वैल्यू निकाल सकते हो? बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो आपका M3 क्या आ जाएगा? आपका M3 आ जाएगा, आपको पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी दिया 0.1 इंटू 100, वॉल्यूम आपका 100 दिया है, 0.2 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 100, तो आपका 200 हो गया नीचे। ठीक है, 200 हो गया नीचे। तो आपका 100 से कॉमन लेके हम काट दें तो हमारे पास बचा क्या? 0.1 डिवाइड बाय 0.2 डिवाइड बाय 2। तो ये आपका आया इधर से 0.3 डिवाइड बाय 2, तो आपका 0.15 आपका आंसर आ गया। 0.15 मोलर आपका आंसर आ गया कि मोलैरिटी ऑफ ए रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? 0.15 मोलर। ठीक है, तो ऐसे आप यार मिक्सिंग वाले क्वेश्चन अगर आपको आए, बस आपको ये देख लेना है कि जिन दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं क्या वो नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव है तो सिंपली आप ये फॉर्मूला लगाओगे और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अच्छा, अगर 3 सॉल्यूशन को मिक्स किया होता या 4 सॉल्यूशन को मिक्स किया होता तो क्या करते आप? मान लो 2 की जगह 3 सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, तब बस फॉर्मूला आपका क्या हो जाता? बस M3V3 और ऐड हो जाता, नीचे V3 हो जाता, बस फॉर्मूला आपका ये बन जाता। इन 3 सॉल्यूशन की आपकी मोलैरिटी वॉल्यूम दिया होगा, बस आप ये फॉर्मूले में लगाते तो आपका आंसर हो जाता। 4 को मिक्स किया होता तो बस प्लस M4V4 भी आ जाता, प्लस डिवाइड में प्लस V4 भी आ जाता। बस ऐसे आप एक्सपेंड कर सकते हो जितने मर्जी मिक्स कर दे। ठीक है, तो ये आपका यार क्वेश्चन था कि ऐसे हम निकाल सकते हैं, सिंपल से बात थी। आगे हम देख लेते हैं केस नंबर 3 देखते हैं। जब हमने रिएक्टिव सॉल्यूशन को मिक्स किया, फाइनल केस है, उसके बाद आपका मोलैरिटी वाला काम खत्म हो जाएगा। मोलैरिटी को हम फिर देखते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो केस नंबर 2, व्हेन मिक्सिंग रिएक्टिव सॉल्यूशन, व्हेन मिक्सिंग रिएक्टिव सब्सटेंसेस। अब हम कर रहे हैं जब रिएक्टिव सब्सटेंसेस को हमने मिक्स किया, उसकी बात करते हैं। रिएक्टिव सब्सटेंसेस क्या? जैसे एसिड को बेस से मिक्स कर दिया, एक एसिड लिया दूसरा बेस लिया, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, तब आपको बताना है कि मोलैरिटी ऑफ ए रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगी। ठीक बात है। देखो जैसे आपने क्या किया है, आपने क्वेश्चन से समझते हैं, चलो इसको देखो। जैसे आपके पास दिया हुआ हो कि 0.1 मोलर 100 ml सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन से समझ लेंगे तो ज्यादा इजी आ जाएगा ये। सॉल्यूशन ऑफ NaOH is mixed with 0.2 molar 100 ml solution of HCl. What will be the molarity of a resulting solution? मोलैरिटी ऑफ ए रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपसे ए पूछा हुआ है, आपको ए चीज निकालनी है। तो देखते हैं। ठीक है, ए आपसे पूछा है, क्वेश्चन है आपका, तो और ए आपसे पूछा हुआ है। तो देखो आपने क्या किया, आपको क्या बोला है कि NaOH का एक सॉल्यूशन है, उसको आपने मिक्स किया है HCl के सॉल्यूशन के साथ। तो इधर आपको ये समझ आ रहा है ना कि इधर आप नॉन रिएक्टिव ए वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि M3 बराबर। काफी लोग यही गलती करके आते हैं पेपर में कि फॉर्मूला इधर भी यही लगा देते हैं। अरे क्यों लगाएंगे भाई, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है, खासकर नीट वाले बच्चे। ये फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो आप इसमें? ये फॉर्मूला तो जब नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस को मिक्स करें उसके लिए है ना। और इधर तो आपके एक NaOH का सॉल्यूशन दिया है, एक HCl का सॉल्यूशन दिया है, एक एसिड एक बेस है, तो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे ना। बोलो भाई, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो इधर आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला इधर नहीं लगेगा, नॉन रिएक्टिव के केस में लगता है। इधर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर मैं आपको बोलना चाहूं तो इधर आप फॉर्मूला लगा सकते हो M1V1 डिफरेंस N2। इधर आपको अगर फॉर्मूला ही मेरे से पूछना चाहते हो तो M2V2 बराबर है
V3। ये फॉर्मूला आपका लगता है जब मिक्स कर दो दो रिएक्टिव सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करो, तब आपके फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्यों बराबर होगा N1 मल्टीप्लाई M1 मल्टीप्लाई V1। डिफरेंस, ये मैंने डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस आप माइनस भी ले सकते हो, डिफरेंस भी लिख सकते हो। डिफरेंस इन द सेंस बस कि इन दोनों को जब सोल्व करें तो आपका पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। अगर A बड़ा है तो पहले इसको लिख दो, डिफरेंस ही लिखा है यार, सिंपल सी बात है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बस आपको वो करना है, ठीक है। तो N2 M2 V2 बराबर है N3 बराबर है N3 M3 V3, जिसमें आपको M1 V1 M2, M1 क्या है मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, वॉल्यूम है उसका फर्स्ट सॉल्यूशन का, M2 है मोलैरिटी ऑफ ए सेकंड सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ ए सेकंड सॉल्यूशन, M3 है आपका मोलैरिटी ऑफ ए रिजल्टिंग सॉल्यूशन, V3 है आपका वॉल्यूम ऑफ ए रिजल्टिंग सॉल्यूशन। और N3 आपका क्या है, N3 N1 और N2 क्या है, N1 N2 और N3 हैं आपके N फैक्टर्स। एन फैक्टर्स का हम नेक्स्ट लेक्चर और डिटेल में एन फैक्टर पे बात करेंगे। कल के लेक्चर में हम एन फैक्टर को बहुत डिटेल में देखेंगे। आज के लिए बस आप इतना याद रखना कि एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है। जैसे आपके पास HCl है तो HCl का एन फैक्टर क्या होगा 1। सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर होता है 2। कि एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है कि एसिड में कितने नंबर ऑफ फ्री मूवेबल H पॉजिटिव आयंस हैं। तो इसमें आपको पता है कि एक H पॉजिटिव आयन ए एसिड दे सकता है तो ये 1 है, ठीक है। इसलिए इसका एन फैक्टर 1 है। ए एसिड कितने आपको H पॉजिटिव आयंस दे सकता है, 2 दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर 2 है। इसी तरह बेस का एन फैक्टर क्या होता है, जैसे आपके पास NaOH हो, ठीक है, एक आपके पास मान लो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो बेस का इसका एन फैक्टर 1 होता है, इसका एन फैक्टर 2 होता है। तो एन फैक्टर बेस का क्या होता है कि कितने OH नेगेटिव आयंस दे सकता है सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं एन फैक्टर फॉर ए बेस। तो NaOH का एन फैक्टर 1 होगा क्योंकि ये एक ही OH नेगेटिव आयन दे सकता है, और BaOH2 का 2 होगा क्योंकि 2 OH नेगेटिव आयन दे सकता है। अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है कि उसमें कितने H पॉजिटिव आयंस हैं, और बेस के लिए एन फैक्टर क्या होता है कि उसमें कितने OH नेगेटिव आयंस हैं। और ज्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ही, आसानी से करेंगे, राइट, और डीप में देखेंगे, ठीक है। एन फैक्टर आपका होता है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो क्वेश्चन सोल्व कर लो, बस क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। देखो आपको पता है, ठीक है, 0.1 मोलर 100 ml सॉल्यूशन दिया है इसका, मतलब आपको M1 की वैल्यू दी है, आपको V1 की वैल्यू दी हुई है पहले सॉल्यूशन की, इसको मिक्स किया है दूसरे सॉल्यूशन से, मतलब ये आपकी M2 की वैल्यू है, ये आपकी V2 की वैल्यू है, ठीक है। बस आपको फाइनल सॉल्यूशन का वो पूछा हुआ है, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, निकाल लेते हैं। देखो अभी के केस में आपका एन फैक्टर सबके केस में 1 ही है, NaOH के केस में भी 1 है, HCl के केस में भी 1 है, तो आप इसको 1 ही लिख सकते हो, राइट। अभी क्योंकि 1 ही है तो आपका इन सब की वैल्यू 1 है, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन यही आ जाएगा कि M1 V1 डिफरेंस M2 V2 बराबर है M3 V3 के। ये आपका आ जाएगा, है ना, क्योंकि N1 और N2 की वैल्यू अभी 1 ही है ना यार, N1 और N2 की वैल्यू 1 ही है, ठीक है। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन यही आ जाएगा, N1 और N2 की वैल्यू आपने 1 पुट की तो आपका फाइनल यही आ जाएगा फॉर्मूला। अब इसमें बस पुट कर दो, M1 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.1, वॉल्यूम दिया हुआ है आपका, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 100 ml। इसका डिफरेंस जब अगर हम लें 0.2 इंटू 100 ml, वो बराबर होगा M3 V3 की वैल्यू क्या होगी V1 प्लस V2, 100 ml प्लस 100 ml तो 200 ml हो गया, 200 ml हो गया, ठीक है। V3 की वैल्यू V1 प्लस V2, दोनों केस, उस केस में भी यही थी, इस केस में भी यही है, ठीक है। बस अब सोल्व कर लो, आपका क्या आया 0.1 डिफरेंस 0.2 डिवाइड बाय, उधर से अगर 2 आ जाएगा, 100 से 100 हमने कॉमन लेके काट दिया था, उधर से 2 बचा तो 2 नीचे ले आए, तो ये आपका M3 आ जाएगा, ठीक है। और M3 इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा 0.1 का ही होगा। डिफरेंस का मतलब बस इतना ही है। देखो डिफरेंस और माइनस में फर्क क्या होता है, अगर आप 0.1 में से माइनस करो 0.2 को तो माइनस 0.1 आएगा, उसको बोलते हैं माइनस करना। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस इन दोनों में 0.1 का ही है, वो हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। अगर इन दोनों को माइनस करते तो आपका आंसर होता है माइनस 0.1, लेकिन हमने इधर डिफरेंस निकाला है तो डिफरेंस है आपका 0.1, माइनस नहीं आएगा, राइट। तो हम डिफरेंस देख रहे हैं, तो M3 आपका 0.1 डिवाइड बाई 2, तो आपका 0.05 मोलर आपका मोलैरिटी आ गई रिजल्टिंग सॉल्यूशन की,
ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। जब दो हमने रिएक्टिव सॉल्यूशंस को मिक्स किया है तब आपकी फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, तो ए होगी। ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले कि एंड ऑल्सो फाइंड एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ ए रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये भी अगर पूछ ले कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ए रिजल्टिंग सॉल्यूशन, नेचर ऑफ ए रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमने कर लिया, व्हाट इज द नेचर ऑफ ए रिजल्टिंग सॉल्यूशन, कि जो आपका फाइनल सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, आपसे ये पूछ रहे हैं, मान लो, है ना, कि वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, आपको ये बताना है। देखते हैं, ठीक है, मोलैरिटी तो हमने निकाल के देख ली कि M3 हमारा ये आया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ए रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो, इतने मोलर NaOH का था, ठीक है, NaOH का था। आपसे पूछ रहे हैं कि फाइनल सॉल्यूशन जब आपने NaOH और इसको मिक्स किया तो उसका रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, आपको ये बताना है, या न्यूट्रल होगा, क्या होगा, आपको ये बताना है। NaOH आपका ऐसे टूटता है, ठीक है, एसिड आपका क्या, कौन सा लिया, HCl, एसिड आपका ऐसे टूटता है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। और NaOH और जब HCl की हम रिएक्शन करते हैं, NaOH प्लस HCl की हम जब रिएक्शन कराते हैं, बेस और एसिड की जब रिएक्शन कराते हैं, तो आपका एक सॉल्ट बन जाएगा NaCl और एक आपका वाटर बन जाएगा। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना, कि एसिड बेस से जब रिएक्ट करता है तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, ठीक है। मैं आपको कराऊंगा भी आगे जाके, ठीक है। तो NaOH और HCl ऐसे रिएक्ट करके NaCl प्लस वाटर बनाते हैं। अब आपको पता है NaOH, अब NaOH के आप क्या आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे NaOH के, N1 बराबर होता है आपका M1V1 के, ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अगर मोलैरिटी और वॉल्यूम आपको दिया हो तो इसके मोल्स आ जाएंगे 0.1 इंटू, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आपका इससे 100 से, ठीक है, 0.1 इंटू 100, तो इससे आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, इससे आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो अब आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो आपके नंबर, अब ये मिलीलीटर में है, इसको लीटर में भी कन्वर्ट कर लो। इसको लीटर में आप जब कन्वर्ट करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 मिलीलीटर बराबर होता है 10⁻³ लीटर के, ठीक है। तो थोड़ा सा और सही करके लिख देते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। चलो देखो, अगर मैंने इसके अभी पहले मैं NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूं। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, जिसको मैं N1 से डोनेट करूं अगर, तो बराबर होगा M1V1 के, और M1 है आपका 0.1 मोल, 0.1, और वॉल्यूम है आपका 100 ml। तो 100 ml को मैंने लीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ में आ गया, ठीक है। 1 मिलीलीटर होता है 10⁻³ लीटर के बराबर। तो इधर से आ गया आपका 0.01, इतने मोल्स आपके NaOH के हैं, ठीक है। और आपके इसके मोल्स निकाल लेते हैं HCl के, तो आएगा M2V2 आ जाएगा, ठीक है। तो M2V2 क्या होगा, 0.2 मल्टीप्लाई फिर से वही बात इंटू 10⁻³ तो 0.02 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके NaOH आए 0.01, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके N2 क्या है 0.02, ठीक है। N2 क्या है 0.02, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अच्छा, आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया कि NaOH के आपके नंबर ऑफ मोल्स आए 0.01, इसके नंबर ऑफ मोल्स आए आपके पास 0.02। आपको फाइनल सॉल्यूशन के बताना कि फाइनल सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। तो देखो, जब रिएक्शन होगी तो आपको देखो स्टाइकोमेट्री इसकी समझो। अब स्टाइकोमेट्री लगेगी इधर, स्टाइकोमेट्री को ही समझना है। देखो, आपको पता है कि 1 मोल NaOH का 1 मोल HCl के साथ कंबाइन होके आपको 1 मोल NaCl और 1 मोल वाटर दे रहा है, ठीक बात है। तो आपके पास अभी फिलहाल 0.01 मोल NaOH के हैं और 0.02 मोल आपके पास HCl के हैं। तो आफ्टर ए रिएक्शन क्या होगा, ए बिफोर रिएक्शन है, ए बिफोर रिएक्शन की आपके पास इतना माल रखा हुआ है कि आपके पास कितना माल है, 0.01 मोल आपके पास NaOH का है और 0.02 मोल HCl के हैं। आपको पता है कि 1 मोल NaOH 1 मोल HCl के साथ कंबाइन होकर आपका 1 मोल ऑफ NaCl और 1 मोल ऑफ वाटर आपको देता है, ये आपको पता है। तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन आपको पता है
कि ए पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0.01 मोल ऑफ NaOH कंबाइन कर जाएगा 0.0 1 मोल NaOH के साथ 1 मोल HCl कंबाइन होता है, तो 0.01 मोल NaOH के साथ 0.01 मोल HCl कंबाइन हो जाएगा। तो इधर से आपका 0.01 मोल NaOH का 0.01 मोल HCl से कंबाइन हो जाएगा, और आपका 0.01 मोल NaCl और 0.01 मोल आपका वाटर बना देगा। तो इधर आपका लेकिन फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 0.01 मोल HCl बचा रह जाएगा। मतलब NaOH आपका लिमिटिंग रीजन था, NaOH आपका लिमिटिंग रीजन था ना, क्योंकि 1 मोल NaOH के लिए आपको 1 मोल HCl चाहिए था। तो आपका अगर HCl अगर 0.02 मोल है, 0.02 मोल है, तो आपको NaOH 0.02 मोल चाहिए था ना, अगर पूरी आपको रिएक्शन करानी है, कंप्लीट रिएक्शन करानी है। लेकिन आपके पास NaOH 0.01 मोल है, मतलब कम मात्रा में है। तो मतलब आफ्टर ए रिएक्शन 0.01 मोल ऑफ NaOH कंबाइन कर देगा 0.01 मोल ऑफ HCl के साथ, तो आपका 0.01 मोल NaCl बना देगा, 0.01 मोल वाटर बना देगा। लेकिन फाइनल सॉल्यूशन में आपका जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें 0.01 मोल HCl का बचा रह जाएगा, HCl का बचा रह जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज होगी। अब आपको पता है कि फाइनल सॉल्यूशन में आफ्टर ए रिएक्शन, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन की स्टाइकोमेट्री है कि फाइनल सॉल्यूशन में ये चीजें हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन में देखो क्या है आपका, फाइनल सॉल्यूशन में आपका NaOH बिल्कुल भी नहीं बचा, मतलब OH नेगेटिव आयंस बिल्कुल भी नहीं बचे फाइनल सॉल्यूशन में, लेकिन आपके H पॉजिटिव आयंस बचे हुए हैं। और H पॉजिटिव आयंस होने का मतलब क्या, कि एसिडिक नेचर होगा सॉल्यूशन का, है ना। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। बस इतनी सी बात आपको पता करनी थी। ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हो कि सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, तो एसिडिक इसका नेचर होगा। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, वो एसिडिक होगा, क्योंकि आपका फाइनल सॉल्यूशन में 0.01 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं अभी भी। NaOH के में OH नेगेटिव आयंस तो पूरे खत्म हो गए आपके। ठीक है, वो वाटर बना लिया, उसने न्यूट्रल कर दिया OH नेगेटिव आयंस को, लेकिन आपके पास 0.01 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन बचे हुए थे, जिसने आपके सॉल्यूशन को एसिडिक बना दिया। बात क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे आप एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये आपके मोलैरिटी के हमने तीनों केस देख लिए, कि हमने पहला केस देख लिया डाइल्यूशन वाला, दूसरा केस दिया जब हमने मिक्स कर दिया दो नॉन रिएक्टिव गैस के, दो नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशंस को, तो उस केस में आपकी मोलैरिटी होती है M3 बराबर होता है M1 प्लस M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। और तीसरा केस देखा कि जब रिएक्टिव सॉल्यूशन को मिक्स करें, जैसे एसिड को बेस के साथ मिक्स करें, तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या होता है, N1M1V1 डिफरेंस N2 M2V2 बराबर होगा M3V3 के। राइट, ये हम देख चुके हैं। ये आपका मोलैरिटी का काम हो गया है। अब मोलैलिटी को देख लेते हैं। मोलैलिटी क्या होता है उसको समझते हैं। मोलैलिटी आपकी खत्म हो गई। ठीक है, मोलैलिटी आपकी खत्म हो गई। मोलैलिटी की बात करूं तो मोलैलिटी की अगर मैं बात करूं तो एक मिनट, इंक में फिल कर देता हूं एक बार, जल्दी जल्दी इंक फिल कर देते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मोलैलिटी को देखते हैं कि क्या लिखते हैं। डेफिनेशन हेडिंग डालो, मोलैलिटी MOLAL, ठीक है, MOLALITY। तो मोलैलिटी देखते हैं। मोलैलिटी हम देख चुके हैं, मोलैलिटी को भी हम समझ लेते हैं। देखो मोलैलिटी को पहली बात स्मॉल m से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं? स्मॉल m से। ठीक है, मोलैलिटी को स्मॉल m से डोनेट करते हैं। मोलैलिटी आपका बराबर होता है, मोलैलिटी आपका बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी आपका बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना, डिवाइड में वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ना कि वेट ऑफ सॉल्यूशन है। ये चीज याद रखना, ये चीज गलती ना करना। आप में से मैं बता रहा हूं बहुत लोग ये गलती करते हैं। नीचे क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ना कि वेट ऑफ सॉल्यूशन है। याद रखना, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ना कि वेट ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपका मोलैलिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, आपका जब केजी में दिया हो। ठीक है, और अगर आपका केजी में ना, आपका अगर ग्राम में दिया होता तो आप क्या करते? अगर आपका एक ग्राम में दिया होता तो बस आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, है ना। तो ग्राम में दिया हुआ हो तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आगे आप फर्दर क्या लिख सकते हो? मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप लिख सकते हो
मास ऑफ सोल्यूट, वही सेम बात, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इससे आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल जाएंगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, बस एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी लिख रहे हैं ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ठीक है, जब आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट हम अगर ग्राम में मान रहे हैं तब, ठीक है। तो ऐसे आप इस मोल्स ऑफ सोल्यूट को और तोड़ सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट मोल्स ऑफ सोल्यूट ना दिए की बजाय आपको मास दिया हो सोल्यूट का, तब भी आप मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल ही सकते हो, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास करोगे तो आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यार होता है मोलैलिटी, ठीक बात है। अच्छा, अब कहीं अगर लिखा हो 1 मोलर, जैसे हमने वन मोलर देखा था कि 10 मोलर का मतलब क्या होता है, 10 मोलर का मतलब होता है कि 10 मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं, 10 मोल सोल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, ये हमने देखा था। अगर कहीं लिखा हो 10 मोलर सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होता है, 10 मोलर मतलब मोलैलिटी की बात हो रही है, तो 10 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 10 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं आपके, 10 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं आपके 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट में, 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट में, या 1 kg ऑफ सोलवेंट में, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो 10 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 10 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, क्योंकि मोलैलिटी होता है मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन 10 मोलर का मतलब मोलैलिटी होता है आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो 10 मोलर का मतलब कि 10 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है आपके 1000 ग्राम सॉल्वेंट में या 1 kg सॉल्वेंट में, आप ये बोल सकते हो, ठीक बात है, ठीक है। तो इससे आप इस कनेक्शन बना सकते हो कि इसका मतलब क्या है, इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ऐसे आप मोलैलिटी को डिफाइन करते हो, ठीक है, मोलैलिटी आप निकाल सकते हो इसलिए। जैसे आपको अगर मैं क्वेश्चन कहूं, जैसे आपको मैं क्वेश्चन देता हूं एक, तो उसके बाद देखते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन जैसे आपको मैं दूं, तो जैसे क्वेश्चन है आपको दिया है, लेट्स से 20% वेट बाय वेट, 20% वेट बाय वेट solution of NaOH is taken, what is the molality of the solution, what is the molality of solution आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। आपको दिया है कि 20% वेट बाय वेट, अब देखो इधर से आ गया ना, मैंने बोला था कि वेट बाय वेट के क्वेश्चन ऐसे मिक्स होके आ जाते हैं, आपका पूछा मोलैलिटी हुआ है लेकिन बीच में इसका यूज हो गया है परसेंटेज वेट बाय वेट का, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो 20% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ NaOH इज टेकन, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ ए सोल्यूशन, आपको मोलैलिटी पूछी है सोल्यूशन की, तो आपको पता है कि मोलैलिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन की सॉल्वेंट, बोलो भाई, वेट ऑफ सोल्यूशन की सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया है तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये आपका होता है मोलैलिटी, ठीक बात है, ठीक है, ये आपका होता है मोलैलिटी। अच्छा, तो बस निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। देखो 20% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ NaOH दिया है, 20% कहां लिखें, इधर लिखते हैं, 20% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब क्या, इसका मतलब आपको सब पता है अब कि इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब 20% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ NaOH मींस कि 20 ग्राम ऑफ NaOH, कि 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट है आपका 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन में, ये आपको पता है, ठीक है। इसका मतलब इतना ही आ रहा है कि 20% वेट बाय वेट NaOH का मतलब कि 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, या आप ये बोल सकते हो कि 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट है 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, हमने ऐसे भी डिफाइन करके देख लिया था, 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में,
ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से हमने देखा हुआ है। बस आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं, तो आपको मोल्स वेट ऑफ सोल्यूट पता है कि 20 ग्राम NaOH आपको दिया है, तो मोल्स ऑफ NaOH कितने आ जाएंगे, निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ NaOH कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ NaOH कितने आ जाएंगे उसको देख लेते हैं। तो मोल्स ऑफ NaOH आपका बराबर होगा गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होगा NaOH का, 23 प्लस 16 प्लस 1, तो 40 हो जाएगा, ठीक है। मोलर मास NaOH का 40 हो जाएगा, ठीक है। तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो इधर से आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने आ गए, 0.5 मोल्स। तो मोल्स ऑफ NaOH आ गया आपके 0.5 मोल्स। वेट ऑफ सोलवेंट आपको पता लग गया, इस इंफॉर्मेशन से ही पता लग गया कि 80 ग्राम है वेट सोलवेंट का, तो बस फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकाल दो। तो मोल्स ऑफ आपके मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आए, 0.5। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का वेट आया 80 ग्राम, आपको 20% वेट बाय वेट से ही आपने सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी, ठीक है। उसके बाद बस 1000 से मल्टीप्लाई, तो आपका इधर से आंसर आ जाएगा 500 डिवाइड बाय 80। तो इसको जब आप सोल्व करोगे, ठीक है, 25/4, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 25/4 इज अवर आंसर, ठीक है, 25/4 इज अवर आंसर। बात क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो मोलैलिटी चीज की। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। तो आपने मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लिया, क्योंकि आपको पता है 20% वेट बाय वेट NaOH का मतलब कि 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में, ठीक है। तो मतलब यार 80 ग्राम सोलवेंट में, तो 20 ग्राम NaOH है, मतलब मास ऑफ सोल्यूट आपको पता है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आप निकाल लोगे। मोल्स ऑफ NaOH निकाल लिया, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो 0.5 आया। वेट ऑफ सोलवेंट आपका निकाल लिया था आपने इसी इंफॉर्मेशन से कि 80 ग्राम वेट होगा सोलवेंट का, तो बस आपने फॉर्मूला में पुट किया। मोल्स ऑफ सोल्यूट आपका 0.5 है, वेट ऑफ सोलवेंट आपका 80 है, ग्राम में दिया हुआ था, इसलिए आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने इसको जब सोल्व किया 25.4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 25.4 आपका आंसर आ गया, जिसको आप 6.25 लिख सकते हो, ठीक है, 6.25 लिख सकते हो, ठीक बात है, क्लियर है, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, तो नहीं 13 बाय हाँ वही आएगा, ठीक है। तो ठीक है 6.25 आपका आंसर आ जाएगा, तो ए आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है। तो ऐसे आप मोलैलिटी निकाल सकते हो किसी भी सॉल्यूशन की, बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे मैं आपको दो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूं। वैसे वो फॉर्मूले ना बताऊं तब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो गिवन डाटा से, लेकिन मैं फॉर्मूले तब भी वो आपको बताना चाहता हूं क्योंकि उससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। और जेई नीट के एग्जाम में अगर आपके 10 सेकंड भी बच रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं फेवर करता हूं कि जिन चीजों को अगर हम फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो उनको हम निकाल लेना चाहिए हमें, राइट, क्योंकि उसमें हमारा टाइम बचेगा जो कि हम अपने टफ क्वेश्चन में दे पाएंगे, राइट। तो पहली चीज रिलेशन बिटवीन molarity and molality, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। अच्छा एक चीज रह गई थी, आपको पता है कि मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड होती थी, क्योंकि मोलैलिटी आपका होता है मोल्स ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम आपका टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम आपका चेंज होगा। लेकिन मोलैलिटी आपका क्या होता था, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। तो क्या टेम्परेचर चेंज करने से किसी का वेट चेंज हो जाता है क्या? अरे नहीं ना यार, आपका मास तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता ना। तो मोलैलिटी जो है आपकी, मोलैलिटी आपकी इंडिपेंडेंट होती है। मोलैलिटी आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, ठीक है। मोलैलिटी आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, मोलैलिटी आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। पर आई थिंक मैंने उधर इंडिपेंडेंट तो नहीं लिख दिया था गलती से, एक बार चेक कर लेना। मैंने बस शायद आपको मैंने एक्सप्लेन शायद वो किया था, शायद मैंने इधर इंडिपेंडेंट लिख दिया था, मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे ऐसा वाइब आ रही है। तो मोलैलिटी आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, क्योंकि आपका वॉल्यूम चेंज होता है जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो, और मोलैलिटी आपकी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और मोलैलिटी आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, क्योंकि मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो टेम्परेचर चेंज करने से ना आपके मोल्स चेंज होते हैं ना वेट चेंज होता है, तो आपके मोलैलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोलैलिटी और मोलैलिटी में से कौन सी बेटर टर्म है
कौन सी चीज बेटर टर्म है कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए? तो मोलैलिटी इज बेटर टू एक्सप्रेस ए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एज कंपेयर टू मोलैलिटी। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर। मोलैलिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी नहीं होती है, क्योंकि अभी जैसे दिन होता है तो दिन में टेम्परेचर हमारे रूम का या सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है ना। जैसे दोपहर होती है तो टेम्परेचर आपका बढ़ने लग जाता है, धूप जैसे जैसे निकलती है, सूरज जैसे जैसे सूरज निकलता है वैसे वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है, राइट। तो इसका मतलब जब आपके पास कोई एक सोल्यूशन है, उसकी मोलैलिटी सुबह कुछ और होती है, दोपहर को कुछ और होती है, रात को कुछ और हो जाती है, क्योंकि आपका पूरे दिन में टेम्परेचर चेंज होता रहता है ना। सुबह टेम्परेचर कम मतलब सुबह इतनी गर्मी नहीं होती है, दोपहर को गर्मी होती है, शाम को फिर ठंडी हो जाती है। तो मोलैलिटी आपकी चेंज होती रहती है, दिन में कभी सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है, रात को कुछ और है, ठीक है, दोपहर को कुछ और है। तो आप कभी बता दो कि उसकी मोलैलिटी इतनी है, बाद में कोई दूसरा बता रहा है उसकी मोलैलिटी इतनी है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। लेकिन मोलैलिटी आपकी पूरे 24 घंटे सेम ही रहेगी, कोई सोल्यूशन है उसकी मोलैलिटी सेम रहेगी। तो मोलैलिटी बेटर टर्म है एक्सप्रेस करने की कंसंट्रेशन को, ठीक है। एक छोटी सी बात ये थी। अच्छा, रिलेशन की बात करें कि रिलेशन क्या है मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच में। तो एक फॉर्मूला आप याद रखना कि मोलैलिटी बराबर होता है 1000 m डिवाइड बाय 1000 d mb। ये होता है आपका मोलैलिटी और मोलैलिटी का रिलेशन, जिसमें m स्मॉल m है आपकी मोलैलिटी, कैपिटल M है आपकी मोलैलिटी, d है आपकी डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी दी हो जब आपको ग्राम पर मिलीलीटर में, है ना, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको लेनी है। डेंसिटी की यूनिट ए होनी चाहिए आपकी जब आप फॉर्मूला पुट करो। और MB क्या है आपका? MB है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। B से हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते थे, A से सॉल्वेंट को, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये आपका मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। आपको मोलैलिटी दी होगी, मान लो क्वेश्चन में आपसे कहेंगे, आपको डेंसिटी बता दी होगी उसकी, आपको मोलर मास पता होगा सॉल्यूट का, आपसे पूछेंगे मोलैलिटी बताओ, तो मोलैलिटी आप ये रिलेशन लगाओगे, आपको मोलैलिटी की वैल्यू दी होगी, डेंसिटी की वैल्यू दी होगी, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता होगा, उसको आप पुट करोगे, जस्ट आंसर निकाल लोगे, राइट। तो पहला ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन क्या है। कि अगर आपको मोलैलिटी दी हुई है, मोलैलिटी पूछ रहे हैं, तो आप इस रिलेशन से निकाल लो। अगर आपको मोलैलिटी दी है, मोलैलिटी दी है, तब भी आप इस रिलेशन से निकाल लो। बात ठीक है। एक रिलेशन और देखते हैं, मोलैलिटी का रिलेशन है मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अगर आपको मोल फ्रैक्शन दी हुई हो, अगर आपको मोल फ्रैक्शन दी हो सोल्यूट और सॉल्वेंट की, जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की x से है, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट की मान लो x भी है, आपको ये दिया हुआ है, आपको मोलैलिटी पूछिए, तो आपको आप चाहो तो इसको सोल्व करके भी कर सकते हो, मेथड होता है एक सोल्व करने का, आप चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो कि मोलैलिटी बराबर होता है 1000 XB डिवाइड बाय XA इंटू MA। ए होता है मोलैलिटी निकालने का तरीका जब आपको गिवन डाटा में मोल फ्रैक्शन दिए हो सोल्यूट और सॉल्वेंट के। आपको मोल फ्रैक्शन बता दिए जाएंगे कि सोल्यूट के इतने सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन इतनी है, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन इतनी है, तो आप मोलैलिटी बताओ। तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे, बस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पुट कर देना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पुट कर देना, ठीक है। MA क्या आपका MA है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आप दो रिलेशन याद रखना, इससे आपके काफी क्वेश्चन सिंपलीफाई सोल्व हो जाएंगे। आपके कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नहीं तो आपके 1 मिनट 1.5 मिनट भी लग सकता है, ठीक है। तो आपके 1 मिनट बचा देगा ये क्वेश्चन, और उस 1 मिनट को बचा के आप अपने टफ क्वेश्चन में दे सकते हो, ठीक है। बेसिक से बिल्कुल रद्दी से फॉर्मूले हैं, एक बार देखोगे तो याद हो जाएंगे, सीधा पुट करना, 4 नंबर लेके आगे बढ़ जाना, ठीक बात है। तो ये आपको 2 फॉर्मूले याद रख लेने हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके 2 फॉर्मूलेस हैं। अब आगे चलते हैं। तो आपको पता लग गया था कि मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और मोलैलिटी इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर की, ठीक है। ये बात आपको पता लग गया था। अच्छा, मोलैलिटी देख लेते हैं। व्हाट इज मोलैलिटी ऑफ ए गैस? मोलैलिटी ऑफ ए गैस, मोलैलिटी ऑफ गैस कैसे निकाल सकते हैं हम?
गैस की मोलैरिटी हम कैसे निकाल सकते हैं उसकी बात करें। देखो मोलैरिटी ऑफ गैस निकालनी है आपको। गैस, आपको एक आइडल गैस इक्वेशन पता है ना कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, मैंने आपको किसी लेक्चर में बताई है। पीवी इक्वल टू एनआरटी है, आइडल गैस इक्वेशन होती है, ठीक है। पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडल गैस इक्वेशन होती है, जिसमें पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर आपका गैस कांस्टेंट होता है और टी आपका टेम्परेचर होता है। तो आपको मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही होता है जब वॉल्यूम आपका लीटर में दिया हो। तो इधर से निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स, P डिवाइड बाय RT बराबर होगा N बाय V के। बोलो भाई, यही होगा नंबर ऑफ। इधर से अगर हम आइडल गैस इक्वेशन से N डिवाइड बाय V निकालें तो आपका यही चीज तो मोलैरिटी के बराबर होता है। तो क्या मोलैरिटी बराबर होगा P डिवाइड बाय RT के? फॉर ए गैसियस थिंग मोलैरिटी इज इक्वल टू P डिवाइड बाय RT, ठीक है। तो मोलैरिटी फॉर गैसेस का, मोलैरिटी फॉर गैस का आप फॉर्मूला याद रख सकते हो कि M बराबर होता है P बाय RT के, ठीक है। M बराबर होता है P बाय RT के। अच्छा, इधर से आपको दो चीजें समझ आ रही हैं कि मोलैरिटी ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और मोलैरिटी ऑफ गैस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। कि जैसे अब देखो एक बीकर है, फील करो, ये आपके पास बीकर है, बीकर में आपकी गैस डाली हुई है, ठीक है। बीकर में आपकी गैस डाली हुई है, प्रेशर इंक्रीज करना, ये आपका इसमें गैस पार्टिकल्स है ना, सॉल्यूशन से नहीं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये मान लो आपके गैस पार्टिकल्स हैं, अभी आपको फील आएगा गैस पार्टिकल्स हैं। अब अगर मैं नीचे से प्रेशर इंक्रीज करूं, क्या कर रहा हूं मैं, इधर से प्रेशर, इधर मैंने मान लो एक पिस्टन लगा दिया है, इसको क्या बोलते हैं, एक पिस्टन लगा दिया है, ठीक है। अब मैंने इधर पिस्टन लगाया, पिस्टन से मैं इधर से फोर्स दे रहा हूं, इधर से मैंने फोर्स लगाई, प्रेशर लगाया। जब मैंने प्रेशर लगाया तो आपका क्या हो रहा है, आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि आपके गैस पार्टिकल और क्लोज आ रहे हैं। जब मैं प्रेशर लगा रहा हूं तो गैस पार्टिकल और क्लोज आ रहे हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज होती है। तो ये बोल रहे हैं कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो आपकी मोलैरिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो आपके गैस पार्टिकल्स क्लोज आते हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है सॉल्यूशन की, ठीक बात है। अच्छा, दूसरी चीज बोल रहे हैं मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ये सॉल्यूशन है, ये आपका पास गैसेस सॉल्यूशन है, आप नीचे से आग देना शुरू कर दो, आपने नीचे से हीट करना शुरू कर दिया। जब आप नीचे से हीट करोगे तो आपके पास जो गैस पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर जाने लग जाएंगे, ये दूर दूर जाने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे भागने लग जाएंगे। इनको जब आप इधर से हीट दोगे तो ये थर्मल एनर्जी इनको मिलेगी, जिसके कारण ये दूर दूर जाने लग जाएंगे। फील आ रहा है ना यार, दूर दूर भागेंगे वो, ठीक है। तो ये दूर दूर भागेंगे तो आपके मतलब पार्टिकल्स, जो गैस पार्टिकल है दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। क्लोजनेस कम हो जाएगी तो आपकी मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इसलिए बोला मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो इसका हमने सिग्निफिकेंस देख लिया कि चीज आई कैसे है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो भी हमने समझ लिया, राइट, ठीक है। तो इधर से आप ये बोल सकते हो, अगर आपको मोलैरिटी और प्रेशर के बीच में अगर ग्राफ आपको पूछे तो मोलैरिटी और प्रेशर के बीच में ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा कुछ, क्योंकि मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। और अगर मोलैरिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ पूछे, मोलैरिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ पूछे तो कुछ ऐसा होगा कि मोलैरिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना। अगर आपको मोलैरिटी और 1/T के बीच में ग्राफ पूछे तो ऐसा होगा, मोलैरिटी और 1/T के बीच में ग्राफ तो ऐसे ही होगा ना कि मोलैरिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/T के। तो मोलैरिटी अगर मोलैरिटी और 1/T के बीच में जब ग्राफ होगा तो डायरेक्ट वाला लाइन वाली कर्व बनेगी। जब मोलैरिटी और टेम्परेचर में कहें तो ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपका मोलैरिटी ऑफ गैस आप बता सकते हो, ठीक बात है। तो ये यार आपका पूरा मोलैरिटी और मोलैरिटी का कंसेप्चुअल वे में चीजें थी। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। टाइम देख लेते हैं एक बार कितना हुआ, अगर टाइम ज्यादा हो गया है तो हम आगे रख सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वरना हम शुरू करते हैं। तो ठीक है, कर सकते हैं, अभी टाइम है अपने पास, ठीक है। तो हम करते हैं, ठीक है। आई होप आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन अच्छे नीट और जेई के कर लेते हैं, ठीक है। अभी टाइम है, नहीं तो अगर ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो जाता तो मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में ले लेता, लेकिन टाइम है अभी अपने पास, ठीक है। तो देखते हैं, आगे समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कंसेप्चुअल वाइज हमने देख लिया सब कुछ, कंसेप्चुअल वाइज हमने सब कुछ देख लिया, कुछ भी नहीं रहता है मोलैरिटी और मोलैरिटी में, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, बिलीव मी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो अभी ऐसी गाना याद आ रहा है मुझे, गर्मी बहुत है, तो नोरा फतेही का एक गाना है, आई होप आपने सुना होगा,
हाय गर्मी, ठीक है। तो ये गाना मेरा मन गा रहा है अभी, ठीक है। तो बस वो स्टेप नहीं कर सकता अभी आपके सामने, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखते हैं। इन वन मोलर solution that contains 0.5 mole of solute, there is उसके बाद 4 आपको ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 500 ml ऑफ सोलवेंट, दूसरा है आपका 500 ग्राम ऑफ सोलवेंट, तीसरा है आपका 100 ml ऑफ सोलवेंट, फोर्थ है आपका 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। ये आपसे पूछा है, इनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये आपका नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी ही आया है, ताज़ा फ्रेश क्वेश्चन है अभी आपका, नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी एक क्वेश्चन को करो, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो। मैं करने जा रहा हूं, आई होप आपने ट्राई मार लिया होगा, ठीक है। देखो आपसे बोल रहे हैं कि इफ वन मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो आपसे पूछा है कि सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट होगा, आपको ये बताना है। वन मोलर बोला है, वन मोलर मतलब मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, मोलैलिटी आपका बराबर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट, ठीक है। अगर ग्राम में दिया हो तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी ग्राम में ही आपके ऑप्शन दिए हैं तो हम इसमें ही देख लेंगे, ठीक है। तो देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इनटू 1000, ठीक है। 1 मोलर दिया है, मतलब मोलैरिटी की वैल्यू आपको 1 दी है, तो 1 बराबर है आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट की वैल्यू आपको 0.5 दी है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट, ए दिया हुआ है ना यार, सिंपल, बस आपने मोलैलिटी के फॉर्मूला पुट किया, ठीक है। 1 मोलर सोल्यूशन दिया, मतलब मोलैलिटी की ऑफ सोल्यूशन 1 है, मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके पास 0.5 है, ए आपके पास 1000 है, ए 1000 तो था ही, तो वेट ऑफ सोलवेंट आपका इधर से आ जाएगा, वेट ऑफ सोलवेंट बराबर आ जाएगा 500 ग्राम के, वेट ऑफ सोलवेंट 500 ग्राम के आ जाएगा। तो वेट ऑफ सोलवेंट दिया हुआ है कोई 500 ग्राम, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 500 ग्राम ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट के ग्राम कितने होंगे, 500 ग्राम होगा आपका सोलवेंट, ठीक है। बस सिंपल आपने फॉर्मूला लिखा, पुट किया, आंसर आ गया, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था, नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स वाला लड्डू क्वेश्चन था। आराम से आप देखते, मीठा मीठा लगता, आप खा लेते आराम से, 4 नंबर लेके हजम करके आगे चले जाते, ठीक है। आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। वैसे तो हम बाकी भी काफी क्वेश्चन और भी कर चुके हैं। द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर aqueous solution of NaOH is 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। मोलैलिटी आपसे पूछी है, कि मोलैलिटी क्या होगी सोल्यूशन की, ये आपसे पूछी है, ठीक है। और आपको NaOH का मोलिकुलर मास दिया हुआ है कि NaOH का मोलिकुलर मास आपका कितना है, 40 ग्राम पर मोल है, ठीक है। आपको मोलिकुलर मास दिया हुआ है इसका, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 1.02 m, बी है आपका 1.56 m, सी है आपका 1.67 m एंड डी है आपका 1.32 m। ये आपके ऑप्शन है, ये आपका नीट 2019 में आया है, नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना है। तो बताओ, वीडियो को पॉज करो,
ठीक है, वीडियो को पॉज करो या तो ऐसे ही ट्राई मारो। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई मारो, नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको ट्राई मारना है। ठीक है, ट्राई मार लिया, आई होप वीडियो को पॉज किया होगा आपने। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको डेंसिटी बताइए, टू मोलैरिटी, आपको मोलैरिटी दी हुई है। ठीक है, 2 कैपिटल एम लिखा, मतलब मोलैरिटी की बात हो रही है। ठीक है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं, 2 कैपिटल एम दिया हुआ तो मोलैरिटी आपको दी हुई है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज इतनी है, इसकी डेंसिटी इतनी है। आपसे मोलैरिटी पूछी है, मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी पूछी है, निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूं, क्या होता है, मोलैरिटी बराबर होता है 1000 m डिवाइड बाय 1000 d माइनस m इंटू mb। यही होता है आपका मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन। अभी जस्ट पीछे करके हटे हैं, बस पुट कर दो, डायरेक्ट पुट कर दो, बस कुछ नहीं है। 1000 मल्टीप्लाई मोलैरिटी की वैल्यू आपको दिया है 2, मोलैरिटी की वैल्यू आपको 2 दी है, डिवाइड बाय 1000 d, तो डेंसिटी आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर में दी है, तो बस सीधे ही पुट कर दोगे, कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है। 1.28। ठीक है, m मोलैरिटी फिर से आपने लिख दिया, उसके बाद mb क्या है आपका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास सॉल्यूट का कितना है, NaOH का आपको मोलर मास दिया है 40, दिया ही हुआ है, सब कुछ दिया हुआ था यार, तो 40 लिखा आपने। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। इधर से आया 2000 ऊपर, इधर से आया आपका 1280 माइनस 80। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, 1280 माइनस 80 आपका आ गया 1.28 ग्राम सेंटीमीटर दे दिया है, 40 ये दिया है, तो हमने 40 उसका लिख दिया, 2 इसका लिख दिया, मोलैरिटी आपको 2 दी हुई है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया है ना। तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा 2000, ठीक है, माइनस 1200। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा इधर 5 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, है ना। 5 डिवाइड बाय 3, 1200 किया, 5 डिवाइड बाय 3 आ गया। हाँ ठीक है, 5 डिवाइड बाय 3 आ गया, तो 5 डिवाइड बाय 3 मतलब 1.67 आ गया, है ना। 1.67 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपली आपने लिखा, सिंपली वैल्यू पुट की फॉर्मूले मोलैरिटी की, डेंसिटी की, और मोलर मास बी का आपको दिया हुआ है 40, बस वो आपने पुट किया। 2000 इधर आ गया, 1280 में से 80 माइनस करोगे 1200 आ जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो 5/3 है, 1.67 है, तो 1.67 मोलर आपका सोल्यूशन की मोलैरिटी आ गई, तो 1.67 आपका आ गया। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, अगर इसको मेथड से करते तब भी हो जाता, बस थोड़ा सा टाइम लगता, तो उसमें हम जा नहीं रहे हैं। आप चाहो तो एक बार ट्राई मार सकते हो अपने लेवल पे कि डेंसिटी दी हो तो हम बिना इस फॉर्मूले को, अगर हमें याद ना हो तो हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। आप चाहो तो अपने लेवल पे ट्राई मारोगे, बहुत ईजी है, बस डेंसिटी को एक्सप्लेन करके उधर से डेंसिटी जो आपका दी उधर से आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल लेना, आपका काम हो जाएगा। मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, बाकी आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख लोगे फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपका है 10 ml ऑफ 2 मोलर NaOH solution, 2 मोलर NaOH solution is added to 200 ml of 0.5 molar of NaOH solution. What is the final concentration? What is the final concentration? What is the final concentration आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आया है जेई मेन 2013 में, जेई मेन 2013 में आया हुआ है, और ऑप्शन है आपका पहला 0.57, ठीक है, 0.57 m, दूसरा है 5.7 m, ऑप्शन नंबर सी है आपका 11.4 m, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 1.14 m। चलो ट्राई मारो भाई। देखो मैं करने जा रहा हूं, 100 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सोल्यूशन को ऐड किया है 200 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH सोल्यूशन में।
दो सोल्यूशन को आपस में ऐड किया है, दो सोल्यूशन को आपस में मिक्स किया है। अब बस इतना ही चेक करना रहता है कि ये सोल्यूशन रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है। रिएक्टिव के लिए भी आपको फॉर्मूला पता है, नॉन रिएक्टिव के लिए भी पता है। तो चेक करो, इधर NaOH है, AbNaOH है, तो नॉन रिएक्टिव सोल्यूशन है। तो जब दो नॉन रिएक्टिव सोल्यूशन को मिक्स करें तो आपका फाइनल सोल्यूशन का मोलैरिटी हम कैसे निकाल लेते थे? सिंपली आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, M3 बराबर M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, यही करोगे यार, ठीक है। तो सिंपली ये फॉर्मूला लगाओगे, मिक्सिंग ऑफ टू, जब दो नॉन रिएक्टिव सोल्यूशन को ऐड करें या मिक्स करें तब आपके फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? A होगी, ठीक है। हम देख चुके हैं, बस लिख दो M1 की वैल्यू A है, V1 की वैल्यू A है, M2 की वैल्यू V2 की वैल्यू आपकी A है, M2 की वैल्यू आपकी है। बस पुट करो, सिंपल पुट करो बस, और कुछ भी नहीं है। तो बस 10 इंटू 2 0.5 इंटू 200, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम आपका टोटल कितना हो गया? 210, 210 हो गया है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ए 0 से 0 मर गया, तो आपका बच गया 2, ठीक है, 2 बच गया 20, ठीक है, तो 10 डिवाइड बाय 21, तो ए आ गया 12 डिवाइड बाय 21। तो 12 डिवाइड बाय 21 को सोल्व कर लेते हैं, 12 डिवाइड बाय 21, तो ऑप्शन है आपके पास 1, तो ए ही आएगा यार, 0.5 ही आएगा ना, 0.5 के करीब ही आंसर आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ही बहुत दूर दूर है तो आपको सीधे ही पता लग रहा है 0.57 के करीब आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। 12 को डिवाइड करोगे 21 से तो 0.57 ही आएगा, है ना, 0.5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो ऑप्शन आपको एक ही दिया था उससे ज़्यादा, तो आपने सीधे ही लिख दिया, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, आप चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है। तो आपकी मोलैरिटी आ जाएगी फाइनल सोल्यूशन की, सिंपल आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया, आंसर निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास का, फिर आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। जो अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करा दिए, ठीक है। अब तो आपके जेई नीट में जो आए हुए हैं क्वेश्चन वो बहुत फॉर्मूला बेस ही आए हुए हैं, ज़्यादा कुछ ये नहीं है कि हुआ क्वेश्चन आगे है, रॉकेट साइंस नहीं लग रही है कुछ ज़्यादा, ठीक है। जितना हम हो रहा है उतना हम कर ले रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। जैसे ही लास्ट बोलता हूँ वैसे ही मैक्सिमम लोगों के मुंह पे स्माइल आ जाती होगी कि चलो छुटकारा मिलेगा। चलो, द मोलैरिटी ऑफ ए HNO3, द मोलैरिटी ऑफ ए HNO3 in a sample which has density 1.4 gram per milliliter and mass percentage of 63%, मास परसेंटेज ऑफ 63% इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन है भाई, आपको इंटीजर में आंसर देना है। आपको गिवन दिया हुआ है मोलिकुलर वेट HNO3 का, आपको दिया हुआ है, कितना दिया है आपको? 63, ये आपको गिवन दिया हुआ है, आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 9 जनवरी 2020 में, 2020 में आया हुआ जेई मेंस में क्वेश्चन है, ठीक है। 9 जनवरी 2020 में जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं ट्राई करने जा रहा हूं, ठीक है, मैं करने जा रहा हूं, सोल्यूशन इसका देने जा रहा हूं। आपने आई होप ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का। एक्साइटेड? हाउ इज द जोश? ठीक है, बोलो यार हाई सर। चलो देखते हैं। तो आपको मोलैरिटी निकालनी है HNO3 की इन ए सैंपल विच हैज डेंसिटी, आपको डेंसिटी दी हुई है, आपको डेंसिटी दी हुई है और आपको मास परसेंटेज दी है। डेंसिटी आपको दी है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, तो डेंसिटी आपको दी है 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर और आपको मास परसेंटेज दी है, परसेंटेज वेट बाय वेट आपको दिया है 63%। तो क्या हमने कोई ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कोई कि हमें डेंसिटी दी हो, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हो? नहीं, हमने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा कर लेते हैं। देखो, आपको मोलैरिटी पूछी है, मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
ठीक है, इंटू 1000 जब आपका वॉल्यूम जो मिलीलीटर में दिया हो, ठीक है। तो ये आपका मोलैरिटी होता है। बस आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेने हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेना है। इन डाटा जो आपको गिवन है इनसे निकल जाएगा, कुछ ना कुछ तो निकलता ही होगा, उससे फिर आपको मोलैरिटी आपकी आ जाएगी। देखते हैं, पहले सबसे पहले बार मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं। तो परसेंटेज वेट बाय वेट आपको 63% दिया है HNO3 का, मतलब 63% दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या कि 63 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है, 63 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में। यही बात बोल रहे हैं, ठीक बात है, ठीक है। आपको बोला है कि मोलैरिटी निकालनी है आपको HNO3 की, ने सैंपल विच हैज डेंसिटी इतनी एंड मास परसेंटेज 63 इज, ठीक है। मास परसेंटेज आपको दी हुई है HNO3 की 63%। तो 63% HNO3 का मतलब क्या हुआ, 63% नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या हुआ कि 63 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो गिवन वेट आपको पता लग गया कि 63 ग्राम आपके पास HNO3 दिया हुआ है, ठीक बात है। अच्छा, तो मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स ऑफ NaOH कैसे आ जाएंगे, इधर लिख रहा हूं, मोल्स ऑफ NaOH नहीं सॉरी HNO3। तो मोल्स ऑफ HNO3 आपका बराबर होगा गिवन वेट। गिवन वेट आपका कितना है, 63 आपका है, 63 आपका गिवन वेट है। मोलिकुलर वेट इसका कितना है, मोलिकुलर वेट भी 63 ही है। लो भाई, मोल्स ऑफ HNO3 आपके कितने आ गए, 1 आ गया। मोल्स ऑफ HNO3 आपका 1 आ गया, राइट। गिवन वेट आपका 63 था HNO3 का, मोलिकुलर वेट भी इसका 63 था। तो गिवन वेट डिवाइड मोलिकुलर वेट किया तो आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स HNO3 के 1, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रह गया, उसको भी निकाल लेते हैं। तो इधर से आपने मोल्स ऑफ HNO3 निकल गया, तो डेंसिटी से आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। देख लेते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दी हुई है 1.4, ए बराबर है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम के, ठीक है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम के। तो मास आपको दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम। सॉल्यूशन का मास इतना ही है ना, सॉल्यूशन का मास आपका 100 ग्राम है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के, ठीक बात है। तो इधर से आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा इधर से आपका 100 डिवाइड बाय 1.4। तो इधर से बस जस्ट आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। डेंसिटी बराबर होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी आपको दी थी 1.4, मास ऑफ सॉल्यूशन आपका दिया है 100 ग्राम। हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन को कंसीडर किया डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 1.4। तो 100,000 1/4, तो इधर से आपका आ जाएगा 14 × 7, तो 719, तो 98, तो 7, ठीक है। इधर से आ गया 2 0, तो 71, उसके बाद 6, तो 6, उसके बाद 0 हमने लगाया तो 71.14 × 4, तो 71.4 आ रहा है लगभग। कितना आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका आ रहा है 71.4 आपका आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस अब मोलैरिटी निकाल लो। मोलैरिटी आपका क्या हो जाएगा, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी जस्ट अभी आपने निकाला कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका 1 आया, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया आपका, 71.5 आया। तो निकाल लेते हैं बस। देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आया आपका 1, डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया आपका 71.4, मल्टीप्लाई 1000 से किया, मल्टीप्लाई 1000 से क्यों किया, आपने वॉल्यूम मिलीलीटर में निकाला है अभी, ठीक है। अभी आपने वॉल्यूम मिलीलीटर में निकाला है, तो 1000 डिवाइड बाय 71.4, 1000 डिवाइड बाय 71.4, इसको सोल्व कर लेते हैं। 1000 डिवाइड बाय 71.4, तो ये तो 71, तो 7, तो लगभग 1, तो ये गया, तो बचे अपने पास 3, इधर आपके पास बचा 286 0, तो ये लगभग आपका 27 714 4 16 714, तो 286 714 4 6 4 5 28,
2856, तो ठीक है। तो आपका लगभग 14 पॉइंट कुछ आएगा, 14.01 आ रहा है आपका कुछ आंसर, ठीक है। तो जब इसको आप सोल्व करोगे 1000 डिवाइड बाय 71.1, क्योंकि आप मोल्स ऑफ सोल्यूट आपका 1 था, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपने 71.4 निकाल लिया, मल्टीप्लाई 1000 से कर दिया, तो 1000 डिवाइड बाय 71.4 आया। तो इसको जब आपने सोल्व किया तो ए आपका आया लगभग 14 के बराबर, 14 के बराबर आपकी मोलैरिटी आई, 14 कैपिटल एम। तो ये आपकी मोलैरिटी आई लगभग 14 एम। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, इंटीजर टाइप था, तो ये आपका 14 आंसर आ गया कि मोलैरिटी सॉल्यूशन की कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो बस सिंपली आपने क्या किया था, आपको डेंसिटी दी थी, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया था, तो परसेंटेज वेट बाय वेट से आपको गिवन वेट पता लग गया सोल्यूट का, तो गिवन वेट पता लग गया तो आप मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल दोगे, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए थे 1। उसके बाद आपको डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी आपका बराबर होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी आपकी 1.4 दी थी, मास आपका सॉल्यूशन का हमने 100 ग्राम माना ही था, तो इधर से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया आपने 71.4। बस उसके बाद क्या किया, बस आपने पुट कर दिया मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 1000, तो 1000 डिवाइड बाय 71.4 आया। इसको जब आपने सोल्व किया तो लगभग आपका 14.01 आंसर आया, जो कि आपका 14 के बराबर आ गया इंटीजर के वैल्यू में, ठीक है। तो ये आपकी मोलैरिटी आ गई सॉल्यूशन की। द मोलैरिटी ऑफ HNO3 इन ए सैंपल व्हिच हैज डेंसिटी 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर एंड मास परसेंटेज ऑफ 63% इज 14। तो आज के लिए इतने ही यार, इतने ही हमें क्वेश्चन करने थे। 4 क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन के भी देख लिए, और हमने 6-7 क्वेश्चन जब हम कंसेप्ट समझ रहे थे हमने तब भी देख लिया। हमने 10-12 क्वेश्चन कर लिए हैं आज के लेक्चर में ही, राइट। तो आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में समझेंगे और एन फैक्टर के बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आज आपको डीपीपी मिल जाएगी, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास आने से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।